नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतदान को लेकर सियासत तेज है। महिला आरक्षण कानून पर भी अब भी सवाल कायम है और देश की राजनीति लगातार नए मोड़ ले रही है। इन तमाम मुद्दों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। थैंक यू। 92% मतदान हो चुका है पश्चिम बंगाल में, रिकॉर्ड तोड़ मतदान है, इतिहास में पहली बार देखा गया है, क्या बताएंगे? बिल्कुल, इतिहास में पहली बार देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हर राज्यों में जाके नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती है। और इस बार वेस्ट बंगाल की जनता एसआईआर के बाद उन्होंने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराना है। तो सारे जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना वोट बनाया है वो सब ने इस बार टीएमसी को सपोर्ट किया और भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराने का मन बना लिया है बंगाल की जनता ने। और आप देखेंगे 4 मई को भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से गई। आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये जो 92% मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसके पहले भी 89%, 85%, 82% वोटिंग रही है वहाँ पे, हमेशा होती रही है। इस बार जो 2-3% ज़्यादा आपको देखने को मिली, बहुत ज़्यादा नहीं देखी, 2-3% ही बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज हमेशा ज़्यादा रहे हैं। अब जो परसेंटेज बढ़ा है वो परसेंटेज ये दिखाता है कि जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के अंदर में, जैसे पश्चिम बंगाल में हमेशा से वहाँ दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, काली पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। जब से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे एंट्री की है तब से वो लोगों ने इसके अंदर में एक इस तरह की राजनीतिक नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश की है। इसलिए बंगाल की जनता चूंकि शांतिप्रिय है, उन्होंने तय कर लिया इस पर पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही समय पहले संवाद किया था वहाँ की जनता से और वो साफ कहते हैं कि टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया और अब ये बदलाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी आएगी, उनका ये दावा है। लोकतंत्र के मंदिर को अगर जिसने कुचला है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का सम्मान कब करता है? चाहे आप पार्लियामेंट के अंदर देख लो, एक साथ 150 सांसदों को निलंबित कर देते हैं, वो बिल पास होता है। चाहे आप दूसरी घटनाएं उठा के देख लो, किस तरह से विपक्ष को टारगेट किया जाता है, किस तरह से विपक्ष पे जो सरकारी तंत्र है हावी होता है। तो लोकतंत्र तो यहाँ पे लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र हमेशा को चोट पहुंची है। इसलिए जनता ने मन बनाया है, क्योंकि अभी लोकसभा में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल से वो 240 सीटों पे माने अल्पमत में रह गई, अल्पमत में थी। आने वाले दिनों में आप देखिएगा पश्चिम बंगाल की जनता बहुत समझदार है। पश्चिम बंगाल की जनता वो ज़मीन है जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग हुए, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग हुए, जहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे लोग हुए, जहाँ पे दीदी जैसी हैं, जो एक सशक्त महिला, एक सशक्त नारी, जिसको हराने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के 20 स्टेट के प्रेसिडेंट नेता वहाँ पे लगे हैं एक नारी को हराने के लिए। सोचो नारी कितनी मजबूत है इस देश के अंदर में। एक नारी को हराने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की राज्यों की उनको हराने की लगी है, लेकिन फिर भी नारी शक्ति को नहीं हरा पाएगी और वो फिर भी दीदी जीतेंगी। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ आज भी ज़मीन पर एंटी इनकम्बेंसी की बात होती आई है और दूसरी तरफ अगर देखें तो उनका जनाधार आज भी उतना ही मजबूत है, या फिर चित्र कुछ और देखें? क्योंकि देखिए, आप डेफिनेटली उनके सपोर्ट में बात करेंगे, उसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और दर्शा रही है वहाँ। ज़मीनी हकीकत मीडिया दर्शा रही है ना। मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी से, कुछ मीडिया के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं या ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव रहता है, वो लोग दिखा रहे हैं। हकीकत तो आप तो ऐसे देखो ना, हालत ये हो गई है आजकल कि जब मजदूर नोएडा के अंदर में 11,000 रुपये में श्रमिक काम कर रहा है, जब वो अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करता है तो उसी को मीडिया कैसे दिखाता है? ऐसे दिखाया जाता है जैसे मजदूर नहीं है, वो कोई क्रिमिनल है, कोई बदमाश है। ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, उनको ऐसे अरेस्ट किया जाता है, ऐसे जेल में डाला जाता है, जैसे लगता है कि वो अपना अधिकार मांग ही नहीं सकते। तो मीडिया तो या भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी हर चीज़ दिखाती है ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि वहाँ पे घुसपैठी आ गए हैं, वहाँ बांग्लादेशी आ गए हैं, लेकिन सरकार तो इनकी है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी, राज्य में भी है। तो आपने घुसपैठी क्यों आने दिया? अगर आए हैं तो अपने असम में आपकी सरकार आपने कितने घुसपैठियाँ निकाल दी, बिहार में आपकी सरकार आपने कितने
अपनी घुसपैठियां निकाल दिए। आप घुसपैठियों का सिर्फ मुद्दा बनाते हो और आपको लेना देना कुछ नहीं है। घुसपैठियों आप पूरी सरकार आपकी 11 साल करीब केंद्र में हो गई, जहां राज्यों में आपकी सरकार है वहां आपने क्यों नहीं निकाले घुसपैठी अब तक? सवाल तो ये लेकिन है ना। बीजेपी जिस तरह से आक्रामक हैं, आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही हैं, रैलियां हमने देखी, प्रधानमंत्री रहे चाहे गृह मंत्री रहे, आक्रामक रहे हैं रैलियों में भी, और जमीन पर वोट में बदल रहा है या फिर सिर्फ प्रचार तक सीमित रहेगा ये पूरा सिलसिला? क्या पहले लगता भी है? यही हुआ था, आक्रामक से प्रचार का है। जनता के अंदर में जनता वहाँ दीदी को पसंद करती है जो बंगाली है। बंगाली अपनी संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि बंगाल में जो दूसरी भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो वहाँ बंगाली के अंदर में, क्योंकि इनकी आदत है बांटो राज करो, आपस में डिवाइड एंड रूल, यहाँ पे धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, नफरत के नाम पे राजनीति करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के कहते हैं ना, पश्चिम बंगाल आज से नहीं, आज़ादी के आंदोलन से पश्चिम बंगाल समझदार है। पश्चिम बंगाल के लोग वो समझदार। लेकिन अनुराग जी, इसमें मैं आपको क्रॉस करेंगी, बिल्कुल क्रॉस करना चाहूँगी, क्योंकि हर चुनाव में पश्चिम बंगाल से ही हिंसा की खबरें आती हैं। ये रिकॉर्ड रहा है आज तक, और आप कहते हैं कि शांति प्रिय लोग हैं या फिर उस राज्य में शांति आज तक बरकरार रही है। बंगाली कहते हैं हिंसा करने वाले कौन है? बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक टुमारो, ये डायलॉग था ना, जो बंगाल आज सोचता है, वो आज़ादी के आंदोलन में यही तो डायलॉग चलता था ना, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, यही तो वहाँ पे बंगाल में चलता था। वहाँ पे ही तो जितने आज़ादी के आंदोलन, जितना पश्चिम बंगाल में जितने स्वतंत्रता सेनानी आए, कितने स्वतंत्रता सेनानी आए वहाँ से, तो उनकी सोच बहुत डेवलपमेंट की है, उनकी सोच बहुत राष्ट्रीयता की है, उनकी सोच बहुत हिंदुस्तानियत है। वो हिंदुस्तान को एक रखने की बात करते हैं, हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करते हैं, संस्कृति संस्कार को सजोए हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक उसके विपरीत है। वो सत्ता पाने के लिए ऐसी राजनीति करना चाहती है जिससे कि आपस में नफरत की बात हो। ये फर्क है। इसलिए जो तो हिंसा की खबरें कौन फैलाता है, कहाँ से आती है? हिंसावादी कौन है? कौन है ये ट्रबल मेकर? जब से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे एक्टिव हुई है तब से आप देखना वहाँ ज़्यादा हिंसा और ज़्यादा इस तरह की बातें निकल के, कभी एक अपने बी टीम पैदा कर देते हैं, हुमायूं कबीर, वो कहेंगे हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ये बाबरी मस्जिद का ये जो सगुफा कौन लेके आया? वही हुमायूं कबीर कौन है? ये लोग की तो बी टीम है। ये बी टीम वाले ले जाके वहाँ पे माहौल बनाते हैं और समाज के अंदर में ऐसी राजनीति पैदा करते हैं जिससे कि विकास पे चर्चा ना हो पाए, डेवलपमेंट पे चर्चा ना हो, इन सब बातों पे रह तो जाए। फिर चर्चा विकास पर नहीं होगी तो इस बार बंगाल की जो जनता है किस मुद्दे पर वोट करने वाली है? आप कह रहे विकास नहीं होगा, आप कह रहे विकास के मुद्दे पर बात नहीं होगी। विकास के मुद्दे पे बीजेपी बात नहीं करती। ठीक है, अच्छा। तो फिर इस इस बार क्या मुद्दा रहेगा? विकास, पहचान या फिर ध्रुवीकरण? नहीं, विकास। पश्चिम बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं, वो बहुत उन्नतशील हैं, वो बहुत आगे की सोचते हैं। मैंने कहा ना, वो बहुत आगे जाने की सोचते हैं, इसलिए वो इसके नफरत की राजनीति में नहीं आएंगे, वो विकास के नाम पे वोट करेंगे और दीदी को जिताएंगे। बिल्कुल। एक 2-3 सवाल आपसे क्विक करना चाहूँगी आरक्षण को लेकर। महिला आरक्षण की बात अगर हम करें तो नारी अधिनियम को एक ऐतिहासिक कहा गया था, नारी शक्ति अधिनियम को लेकर, लेकिन इसके बावजूद इसे लागू होने में देरी हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लागू करना नहीं चाहती है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी अगर महिला आरक्षण लागू करना चाहती तो मैं तो कहता हूँ आज सदन बुला लो और 543 सीटें लोकसभा में हैं, आप 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो, 181 महिलाएं जीत के आ जाएंगी। आपने 2023 में बिल पास किया था महिला आरक्षण। ये बिल अगर आपने इसके हिसाब से आरक्षण महिलाओं को दे दिया होता तो आज की लोकसभा में 181 महिलाएं लोकसभा सदस्य होती और अपने अधिकार का फैसला खुद कर लेती। लेकिन आपने उनको ये अधिकार देने से वंचित किया भारतीय जनता पार्टी ने। अब जब भारतीय जनता पार्टी से वंचित किया तो अपनी छुपाने के लिए, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने क्लॉज उसमें लगाया था ना कि पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा। क्या जरूरत थी क्लॉज लगाने का 334 से कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, तब आरक्षण लागू होगा? अरे पहले आप कहते थे ना कोई जनगणना नहीं, कोई परिसीमन नहीं, आरक्षण 543 सीटें आज लागू कर दो। आज भी आप परिसीमन कर रहे हो। आज भी आप जो बिल लेके आए थे, अभी जो बिल गिरा है वो महिला आरक्षण का नहीं है, वो परिसीमन कराना चाहते थे आपके। पहले हम परिसीमन करें, सीट बढ़ाएं, 850 सीटें करें, तब महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दें। मैं कहता हूँ सीट बढ़ाने का इंतजार क्यों कर रहे हो? 543 है, इसी में आरक्षण दे दो। जब सीट बढ़ेंगी तब उसके बाद उसके हिसाब से आरक्षण उनको मिल जाएगा। तो आज की स्थिति जो स्थिति है 543 लोकसभा सीटें, उसमें आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते? और फिर कमाल की सरकार है, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की, सत्ता भी उनकी,
सरकार भी उनकी, और रोड पे आके विरोध कर रहे हैं, अपना ही विरोध करते हैं। बताओ, पहला आपने जिंदगी में पहला देखा होगा कि विपक्ष विरोध करता था। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए रोड पे आके अपने ही सरकार का विरोध करती है। माने सरकार भी उनकी, सत्ता भी उनका, विरोध भी वही कर रहे हैं। तो सोचो, उनकी नियत है ही नहीं महिला आरक्षण देने की। मतलब आपका कहना है कि ये जो लागू होने वाला था, ये कानून जमीन पर महिलाओं को वास्तविक शक्ति नहीं देगा, लेकिन प्रतिनिधित्व तक सीमित रखेगा, ये आपका शक्ति कहना है? देगा। हाँ। जब उनका प्रतिनिधित्व होगा तो उन्हें शक्ति मिलेगी। हाँ। लेकिन ये देना नहीं चाहते ना। 33% रिजर्वेशन दे देना, मैं तो कहता हूं आज दे दें। 543 उन्होंने तो पहल की है, उन्होंने ये प्रस्ताव लाया है। उन्होंने पहल की, और पहल में क्लॉज लगा दिया कि पहले जनगणना होगी, परसीमन होगा। इस क्लॉज की जरूरत क्या थी? आप 543 सीट पर रिजर्वेशन दे दीजिए ना महिलाओं को, क्लॉज लगाने की क्या जरूरत है? तो ये तो अटकाना भटकाना हो गया ना। और उसके बाद विपक्ष को टारगेट करोगे आप। ठीक है, एक आखिरी सवाल अनुराग जी, आज की राजनीति में आपको क्या लगता है कि नैरेटिव ज्यादा हावी हो गया है, फिर जमीनी मुद्दे पीछे छूट गए पूरी तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है इस तरह का माहौल नैरेटिव बनाने का। जमीनी मुद्दे जो हैं उस पे उसको आगे आने देना नहीं चाहती, इसलिए कहना मूल मुद्दों से ध्यान भटकाती है। मूल मुद्दे जो हमारे समाज में है, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, युवा, जो मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, इस पे बात नहीं होगी। बात किस पे होगी? मंदिर मस्जिद पे बात करके सारे मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं। और अपनी ही सरकार की सरकार इनकी है, और कहीं घुसपैठिए रोक नहीं पा रहे, तो घुसपैठिए रोकने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो केंद्र में होती है। तो क्या क्या कमजोरी है विपक्ष की इस समय, क्या मानते हैं सबसे बड़ी मजबूत कमजोरी? है, पूरी तरह से मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी ताकत लगाती है, क्योंकि उसके पास सत्ता है, उनके पास तंत्र है, तो अपने तंत्र का भी दुरुपयोग करती है, और सत्ता का भी जो सत्ता है तो सत्ता की ताकत होती है, उससे मुद्दों से डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, बंगाल की जनता बहुत समझदार है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देगी। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता बहुत समझदार है, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया? बस एक सवाल, एक सवाल है अलग से, ये रिकॉर्ड करना अलग से, ठीक है? डन। क्योंकि हमारे साथ हैं अनुराग भदौरिया जी, उनसे एक सवाल बिल्कुल बनता है, हरे कुर्ते के पीछे का राज क्या है? चूँकि मैं ग्रीन इसलिए पहनता हूँ, हरा, जो गांव में पैदा और बड़ा हुआ हूँ, और मैं नीम के पेड़ के नीचे सोता था जी। और वो हरियाली, जो पेड़ पौधे, हरे भरे खेत, वो मेरे दिमाग में हमेशा 24 घंटे रहते हैं जी। तो वातावरण पूरा हरियालीमय होता था, तो वो मेरे दिमाग में रहता है, इसीलिए मैं उसको अपने साथ ओढ़ के चलता हूँ, कि मुझे लगता है वो हरियाली, वो पेड़ पौधे, खलिहान मेरे दिमाग में बने रहें, और वो मैं उसको वही फील करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा हरा पहनता हूँ।